हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम राजस्थान पॉलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो मैटर मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है और ये सभी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल है और मैं इसे बहुत ही इजी वे में आप सभी को समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी पढ़ने से पहले हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं, जैसे कि राज्य सरकार का जो भी बेसिक नॉलेज है वो लेते हैं पहले। तो हम पहले राज्य सरकार के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार जो है उसका उल्लेख हमें हमारे संविधान के भाग 6 के अंदर मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये कौन से आर्टिकल्स के बीच में उल्लेखित है। ठीक है, तो आर्टिकल 152 से 237 तक राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है, अर्थात इसके मध्य जितने भी आर्टिकल्स है 152 से 237 के बीच में, इन सभी आर्टिकल्स में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं कि आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 152, इन तीनों आर्टिकल्स के अंदर राज्य की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि आर्टिकल की राज्य की परिभाषा का उल्लेख किस में किया गया है। तो ये हमें याद रखना होगा कि आर्टिकल 12, 36 और 152 के अंदर राज्य की परिभाषा का उल्लेख है। अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, बाद में हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे जो मूल अधिकार है उनका उल्लेख आर्टिकल 12 से 35 के बीच में किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे नीति निर्देशक तत्व आते हैं, उनका उल्लेख आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। उसके बाद ये वही कि राज्य की परिभाषा का उल्लेख अर्थात राज्य सरकार का उल्लेख आर्टिकल 152 से 237 के बीच में है। राज्य सरकार का उल्लेख आर्टिकल 152 से 237 के बीच में किया हुआ है। ठीक है, अब हम राज्य सरकार को और अच्छे से जानेंगे। तो राज्य सरकार जो है, चूँकि हम जानते हैं कि कोई भी संस्था होती है वो कई इकाइयों में बटी होती है। ठीक है, तो राज्य सरकार जो है वह भी 3 इकाइयों में बटी हुई है। ओके, तो राज्य सरकार को 3 अंगों में या 3 इकाइयों में विभाजित किया गया है। पहली है कार्यपालिका, दूसरी है व्यवस्थापिका, तीसरी है न्यायपालिका। ठीक है, अब हम इन तीनों इकाइयों के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो जैसा कि पहली है कार्यपालिका, तो इसके नाम से हमें पता है कि कार्यपालिका अर्थात जो कार्य करती होगी वो कार्यपालिका होगी। ठीक है, व्यवस्थापिका जो व्यवस्थाएं देखती होगी वो शायद व्यवस्थापिका होगी, और न्यायपालिका जो न्याय का कार्य करती होगी उन्हें न्यायपालिका कहा जाता होगा। ठीक है, तो ये मैं याद करने के तरीके से बता रही हूँ कि आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हो, जैसा कि इसका नाम है कि कार्यपालिका क्या होती है, व्यवस्थापिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। ठीक है, तो कार्यपालिका का देखते हैं। तो कार्यपालिका क्या बता रही है कि ओके, तो देखते हैं कि कार्यपालिका जो है वो कानून को लागू करने का कार्य करती है। ठीक है, जो व्यवस्थापिका है उसके अंतर्गत कौन आता है, विधानमंडल आता है। ठीक है, व्यवस्थापिका के अंतर्गत विधानमंडल आता है, जो कि राज्य में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। ठीक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि व्यवस्थापिका के अंतर्गत कौन आता है, विधानमंडल आता है। और विधानमंडल जो है वो राज्य में एक राज्य के अंदर कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था क्या कौन सी होती है, विधानमंडल होती है। ठीक है, उसके बाद हम न्यायपालिका देखते हैं। तो न्यायपालिका के अंतर्गत जैसे कि मैंने बताया, इसके नाम से ही पता चला कि जो वह इकाइयाँ या वह संस्थाएं जो न्याय करती है, जैसे कि हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी कोर्ट वगैरह होते हैं सब न्यायपालिका के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनका हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये सभी कौन से आर्टिकल्स के अंतर्गत आती है। तो कार्यपालिका देखते हैं। कार्यपालिका जो है वो आर्टिकल 153 से 167 के बीच में इसका उल्लेख है, किसका, कार्यपालिका का। ठीक है, उसके बाद विधानमंडल का देखते हैं। तो विधानमंडल है 168 से 213, जो विधानमंडल है उसका उल्लेख
आर्टिकल 168 से 213 के बीच में है। उसके बाद आती है न्यायपालिका, उसका उल्लेख है 214 से आर्टिकल 214 से 237 तक। यानी ये देखो, मैं तुम्हें याद करने का तरीका बताती हूँ। जैसे कार्यपालिका है उसका 153 से 167, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट 167 पे ख़त्म, तो 168 से 213 व्यवस्थापिका या विधानमंडल, ठीक है। फिर 213 यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो 214 से 237 न्यायपालिका। अब ये हम कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो हमने क्या पढ़ा कि राज्य सरकार जो है उसके जो आर्टिकल्स है वो कितने हैं, 152 से 237 के बीच में है, ठीक है। तो देख लिया हमने 152 से 150, चूँकि 152 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा का उल्लेख है, हमने पहले पढ़ा है, ठीक है। तो 153 से ये स्टार्ट हुआ, जहाँ पे कार्यपालिका का उल्लेख है 153 से 167 तक। उसके बाद 168 से 213 तक किसका है, व्यवस्थापिका का। उसके बाद 214 से 237 तक न्यायपालिका का उल्लेख है, ठीक है। हो जाएगा याद, इजी है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये क्या दे रखा है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन से आर्टिकल्स के बीच में उल्लेखित है, ठीक है। तो जो हाई कोर्ट है वो 214 आर्टिकल से 231 यानी 214 से 231 आर्टिकल के बीच में जो भी आर्टिकल्स आते हैं या, ठीक है, ठीक है। तो न्यायपालिका देखते हैं कि 214 से 231 तक की जो आर्टिकल्स है उसके अंतर्गत हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है, और जो 233 से लेके 237 तक के आर्टिकल्स है उसके अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उल्लेख किया गया है। अब आगे देखते हैं, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रही हूँ कि राज्यपाल जो है उसका उल्लेख आर्टिकल 153 से 162 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। और जो राज्य की मंत्री परिषद है उसका उल्लेख आर्टिकल 163 के अंतर्गत मिलता है, मुख्यमंत्री का 164 में और महाअधिवक्ता का 165 में, ठीक है। तो इसको हम याद कर सकते हैं, इजी है, कम वाइज है, ठीक है। तो राज्यपाल जो है वो 153 से 162 तक राज्यपाल के आर्टिकल्स है, ठीक है। उसके बाद आता है राज्य की मंत्री परिषद 163 के अंतर्गत आती है, मुख्यमंत्री आता है 164 के अंतर्गत और महाअधिवक्ता आता है 165 के अंतर्गत, ठीक है। हो जाएगा याद। अब आगे चलते हैं। ओके, तो राज्यपाल जो है वो अपना फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो राज्यपाल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ। तो राज्यपाल जो है उसका उल्लेख संविधान के भाग 6 के अंतर्गत है, ठीक है। और आर्टिकल 153 से 162 के बीच में राज्यपाल का और उसकी शक्तियों का, इन सभी का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो यदि एग्ज़ाम में पूछा जाए कि आर्टिकल 153 से 162 के बीच में किसका उल्लेख है, तो हम क्या जवाब देंगे कि राज्यपाल का या राज्यपाल की शक्तियों का, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दे रखा है कि राज्यपाल जो है, एक सेकेंड, ओके। तो जो राज्यपाल है, हम क्या देखते हैं कि राज्यपाल जो है वो दोहरी भूमिका निभाता है, ठीक है, दोहरी भूमिका निभाता है। तो राज्यपाल के बारे में ये कथन दिया गया है कि राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। क्यों निभाता है? क्योंकि राज्यपाल जो है वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका अर्थात जो कार्य करती है, जो कानून को लागू करवाती है, उनका संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी केवल नाम मात्र का ही प्रमुख होता है, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख है अर्थात संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है। तो संविधान के अनुसार राज्यपाल जो है वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसके आगे क्या क्या दे रखा है कि जो क्योंकि और राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, अर्थात ये दोहरी भूमिका क्यों निभाता है? क्योंकि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख भी होता है और राज्यपाल जो होता है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है। तो इस तरह से ये दोहरी भूमिका निभाता है। उसके बाद ये देखते हैं
ये क्या कर रहा है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति या केंद्र सरकार करती है। मतलब एक तरह से राष्ट्रपति जो होता है वो केंद्र सरकार का ही भाग है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। अगर राष्ट्रपति ऑप्शन में ना हो तो हम केंद्र सरकार भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति या केंद्र सरकार करती है। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि राज्यपाल जो है वो नाममात्र या औपचारिक प्रमुख होता है, क्योंकि इसकी वास्तविक शक्तियाँ जो है वो मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है, और जिसका प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। अब ये क्या बोल रहा है कि राज्यपाल जो है वो सिर्फ नाम मात्र का प्रमुख होता है। क्योंकि इसकी जो वास्तविक शक्तियाँ होती है वो मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है, क्योंकि यह कार्यपालिका, चूँकि हमने पढ़ा कि यह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, और कार्यपालिका कौन है, मंत्रिपरिषद ही है एक तरह से। तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, परंतु वो सिर्फ संवैधानिक प्रमुख है। इसकी वास्तविक शक्तियाँ जो होती है वो मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है, कार्यपालिका की। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है या प्रमुख कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो इस वजह से राज्यपाल को नाम मात्र या औपचारिक प्रमुख कहा गया है। ठीक है। अब हम संसद के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि राज्य के अंतर्गत कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था क्या होती है, विधानमंडल होती है। वैसे ही केंद्र में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन होती है, संसद होती है। ठीक है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 79 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। अब संसद के तीन घटक या तीन अंग है। ठीक है, तीन घटक या तीन अंग है। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा है राष्ट्रपति। ठीक है। तो चूंकि अगर यदि एग्जाम में पूछा जाए कि सदन कितने हैं संसद के, तो सदन 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के अंग या घटक कितने हैं, तो वो 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। तो जो लोकसभा है वो उसे निम्न सदन कहा जाता है, और जो राज्यसभा है उसे उच्च सदन कहा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं इतना तो कि लोकसभा जो होता है वो स्थायी सदन नहीं होता है, और जो राज्यसभा होता है वो स्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं ये विधानमंडल के बारे में देखते हैं कि विधानमंडल का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 168 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है। और ये जो हमने पहले पढ़ा कि राज्य में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था होती है विधानमंडल। ठीक है। विधानमंडल के भी 3 अंग या 3 घटक है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है। तो विधान परिषद का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 167 में, ठीक है, और विधानसभा का जो है उल्लेख आर्टिकल 170 में किया गया है। मतलब कि हम इसे कैसे याद रख सकते हैं कि हमें बस ये याद रखना कि विधानमंडल जो है उसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल 168 के अंतर्गत किया गया है। फिर उसके बाद विधान परिषद का 169 में, और विधानसभा का 170 में। ठीक है, 168, 169, 170। ठीक है, 168, 169, 170 मतलब क्रम वाइज है, तो हमें याद हो जाएगा। ठीक है। विधानमंडल जो है वो आर्टिकल 168, विधान परिषद जो है वो आर्टिकल 169, और विधानसभा जो है वो आर्टिकल 170 के अंतर्गत उल्लेखित है। ठीक है। यदि पूछा जाए कि विधानमंडल के सदन कितने हैं, तो दो है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है। उसके बाद यदि पूछा जाए कि विधानमंडल के अंग या घटक कितने हैं, तो वो अंग या घटक जो है विधानमंडल के वो 3 है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है। उसके आगे अपन देखते हैं कि क्या कहा गया है कि आर्टिकल 171 के अंतर्गत ये आर्टिकल 171 एग्जाम्स में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ कि आर्टिकल 171 के अंतर्गत किसका उल्लेख किया गया है, विधान परिषद जो है, यानी जो हमारा दूसरा अंग है, इसका घटक है विधानमंडल का, उसकी संरचना का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो आर्टिकल 171 के अंतर्गत क्या किया गया है, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख किया गया है। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि चूंकि हमें पता है
तो जैसा कि हम जानते हैं कि विधानसभा जो है वो हम भारत के सभी राज्यों में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो विधान परिषद है वो भारत के सिर्फ कुछ ही राज्यों में पाई जाती है। तो एग्जाम्स में काफ़ी बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विधानसभा जो है वो भारत के कितने राज्यों में पाई जाती है और वे राज्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये मैं आपको इसको याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है, जिससे आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो ये देखते हैं। तो ओके, तो भारत के 6 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, अर्थात ऐसी विधानमंडल ऐसे राज्य जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाई जाती है, उसे उन राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है कुंभा टी, ठीक है, इजी ट्रिक है। इसके इसके कुंभा टी मतलब 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद पाई जाती है, ठीक है। तो उसको हम याद करेंगे कुंभा टी से। तो के से क्या हो जाएगा कर्नाटक, यू से हो जाएगा यूपी, एम से हो जाएगा महाराष्ट्र, बी से हो जाएगा बिहार और ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश और टी से हो जाएगा तेलंगाना। तो ये 6 राज्य हो गए। के से कर्नाटका, यू से यूपी, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार और ए से आंध्र प्रदेश और टी से तेलंगाना। तो ये जो 6 राज्य हैं भारत के, इनमें द्विसदनात्मक विधानमंडल पाया जाता है, ठीक है। तो ओके, तो ये सब हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब हम वापस अपने राज्यपाल के टॉपिक पर आ जाते हैं। हम देखेंगे राज्यपाल के आर्टिकल्स। अब राज्यपाल के आर्टिकल्स अपन को पता है कि 153 से 162 तक है, तो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। अब इनकी बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे अधिकार हैं। इनको याद करने की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जो कि बहुत ही ईजी ट्रिक है और बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो देखते हैं अपन राज्यपाल के आर्टिकल्स याद करने की ट्रिक क्या है, ठीक है। तो मैं ट्रिक बताती हूँ आपको। राज्यपाल की आर्टिकल्स की ट्रिक है, अरे ठीक है, तो अब अपन इसकी ट्रिक देखते हैं। तो एक लड़का होता है जो कि बोलता है कि सर मुझे राज्यपाल बना दो, ठीक है। सर मुझे राज्यपाल बना दो क्योंकि मुझे पावर चाहिए। तो सर ने कहा कि एक शर्त है कि, ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, ए, तो इसे हम ऐसे पढ़ेंगे कि एक शर्त है कि जब तुम शपथ लो तब कहना कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन सेम मुख्यमंत्री की तरह करूँगा, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है जो कि बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको आसानी से याद भी हो जाएगी और बहुत ही यूज़फुल भी रहेगी, ठीक है। तो क्या बोलता है, एक लड़का होता है जो कि बोलता है कि सर मुझे राज्यपाल बना दो क्योंकि मुझे पावर चाहिए। तो सर ने कहा कि एक शर्त है कि जब तुम शपथ लो तब कहना कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन सेम मुख्यमंत्री की तरह करूँगा, ठीक है। और ये आपको याद रखना, सेम को आप SEM इसी तरह से लिखोगे और एक शर्त इसको ए इसी तरह से लिखोगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये ट्रिक कैसे यूज़फुल है, ये मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो ये देखते हैं ये ट्रिक। तो हमने क्या ट्रिक पढ़ी थी, पहले लड़के ने क्या बोला कि सर मुझे राज्यपाल बना दो। तो राज्यपाल की जो आर्टिकल्स है वो 153 से स्टार्ट है। तो अपन लिख लेंगे कि जो राज्यपाल है वो 153 से अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। राज्यपाल बना दो, ठीक है, क्योंकि मुझे पावर चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या आ गई, पावर, जो कि कौन से आर्टिकल के अंदर है, 154 के अंतर्गत, ठीक है। मुझे पावर चाहिए। फिर सर कहते हैं कि एक शर्त है। तो जो हमने ए लिखा था उसका मतलब फर्स्ट ए का, उसका ए का पहले ए का मतलब है अपॉइंट यानी नियुक्ति, यानी जो राज्यपाल की नियुक्ति है उसका उल्लेख आर्टिकल 155 के अंतर्गत है, ठीक है। और ये जो के है इसका मतलब है कार्यकाल, जो कि आर्टिकल 156 के अंतर्गत है। और ये लास्ट वाला जो ए है इसका मतलब है एबिलिटी यानी योग्यता, राज्यपाल की जो योग्यता है उसका उल्लेख आर्टिकल 157 के अंतर्गत है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा था कि सर ने कहा कि एक शर्त है, शर्त, तो जो शर्तें होती है राज्यपाल बनने की वो आर्टिकल 158 के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद है
उसके बाद उसने कहा कि एक ये शर्त है कि जब तुम शपथ लो, तो शपथ आ जाएगी। अब अपन ने देख लिया 158 तक आ गया, अब नंबर वाइज लिखते जाएंगे, 159 आ जाएगा, ठीक है। तो जब तुम शपथ लो तो अपने कर्तव्यों का पालन, जो कि 160 के अंतर्गत आ जाएगा। सेम सेम को अपन को कैसे लिखना था, SEM ऐसे लिखना था। तो S को 161 आर्टिकल के अंतर्गत, और S क्या है यहाँ पे, क्षमा करने की शक्ति, जो राज्यपाल के पास जो क्षमा करने की शक्ति होती है उसका उल्लेख आर्टिकल 161 के अंतर्गत है। और जो E का मतलब है एक्सटेंड, यानी कोई भी दंड दिया गया है यदि किसी अपराधी को, तो उसको वो निलंबित या उसको विस्तार, उसको एक्सटेंड कर सकता है। तो उसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 162 के अंतर्गत है। और M जो है वो, M का मतलब है यहाँ पे मंत्री परिषद, ठीक है, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 163 के अंतर्गत। उसके बाद आता है सेम, मुख्यमंत्री की तरह करूँगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री किसके अंतर्गत आ जाएगा, आर्टिकल 164 के अंतर्गत, ठीक है। तो मैं ये आपको दिखा देती हूँ अब अच्छे से ये ट्रिक। तो इस तरह से हम इस ट्रिक का यूज़ करेंगे कि राज्यपाल की ये जो ट्रिक थी कि सर मुझे राज्यपाल बना दो, सर मुझे राज्यपाल बना दो क्योंकि मुझे पावर चाहिए। तो सर ने कहा कि एक ही शर्त है कि जब तुम शपथ लो तब कहना कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन सेम मुख्यमंत्री की तरह करूँगा। ये ट्रिक आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक है। इस ट्रिक का यूज़ आपको यहाँ करना है, बिल्कुल आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते। ओके, तो इस तरह से हमने इस ट्रिक का यूज़ किया कि और ये याद करने में भी कितनी इजी है। जैसे हम लिख देंगे ये ट्रिक पूरी कि राज्यपाल, फिर उसकी पावर, एक ये शर्त है कि शपथ करते, मतलब उसने क्या कहा कि मुझे राज्यपाल बना दो क्योंकि मुझे शक्तियाँ चाहिए, पावर चाहिए, ठीक है। तो सर ने कहा कि एक ये शर्त है कि जब तुम शपथ लो तो कर्तव्यों का पालन जो है वो सेम मुख्यमंत्री की तरह करूँगा, ये कहना है तुम्हें, ठीक है। तो ये जो पूरी ट्रिक है इस तरह से आप यूज़ में ले सकते हो। और आर्टिकल अपन को पता है कि 153 से स्टार्ट है, तो राज्यपाल यहाँ लिख देंगे अपन 153, पावर्स आ जाएंगे 154 के अंतर्गत, 155, 56, 57, 158, ऐसे हम लगातार 160, 161, 162, 163 और 164 तक अपन ऐसे याद कर सकते हैं। बहुत इजीली, बहुत इजी ट्रिक है, ठीक है।